नमस्कार, मैं हूं आमिया और शांडिल्य और आप सबका स्वागत है लेवल अप बीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। हमने शुरुआत करी है 69th बीपीएससी के लिए एक क्रैश कोर्स प्लस रिवीजन क्लासेस। यह उन बच्चों के लिए सबसे कारगर क्लासेस है जिन्होंने अपनी तैयारी को एक नई दिशा दी है और फिर से अपनी तैयारी को एक नई धार देना चाहते हैं। तो हम लोगों ने 69वीं बीपीएससी के एग्जामिनेशन तक, इवन उसके एक दिन पहले तक हम आपके साथ होंगे। एग्जामिनेशन के बाद हम आपके लिए फिर दोबारा एक नई कोर्स लॉन्च करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। लेकिन तब तक हर एक विषय की लेक्चर लाने की हमारी कोशिश है, बदलते हुए पैटर्न के अनुसार से, क्योंकि अब वन लाइनर का समय चला गया है। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डायनेमिक हो गया है, थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं, तो उसी पैटर्न पे हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो इन लेक्चर्स को आप एंजॉय करें और साथ ही साथ खूब सारा प्यार दें हमारे लेक्चर्स को, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर नए स्टूडेंट हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया से ज़रूर इसको टैग करें और इसको खूब सारा शेयर करें। चलिए, हम लोग अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो देखा है सेकेंड चैप्टर की फर्स्ट पार्ट में, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, अंग्रेजों का बंगाल में जो विस्तार हुआ है, और उस क्रम में हमने 34 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, 34 एमसीक्यूज को हमने देखा। और उस 34 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के दौरान इतनी सारी एमसीक्यू फैक्ट्स हमारे सामने निकल के आई थी। इस लेक्चर में क्या मिलने वाला है? इस लेक्चर में हम पार्ट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। 34th के बाद 35th क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद से क्रमशः आगे की तरफ बढ़ेंगे। यह एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल का ही सेकेंड लेक्चर है और ये मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हमारी बारी आएगी मध्यकालीन भारत की, मिडाइवल हिस्ट्री की, और उसके बाद एंशियंट, और फिर हम देखेंगे बिहार हिस्ट्री। बिहार हिस्ट्री में हम एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न को एक साथ देखेंगे। और फिर कुछ सेक्शन होगा जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद का कुछ इतिहास हम बिहार से संबंधित और भारत से संबंधित देखेंगे। नेहरू का दौर और बिहार में श्री कृष्ण सिंह का जो दौर रहा है उससे संबंधित प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम पॉलिटी के लेक्चर सब लेके आने वाले हैं। अब हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी की लेक्चर्स भी अब आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा मैं विश्वास करता हूं कि समय के साथ सारी लेक्चर्स आपके सामने रखी जाएंगी, सारे लेक्चर्स आप एंजॉय करेंगे। तो आज के लेक्चर में चलिए हम एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल को आज समाप्त करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे सामने, उन प्रश्नों को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए, 35th क्वेश्चन क्या है, 35th क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम 35th क्वेश्चन को। तो 35th क्वेश्चन कुछ यूं है कि what was the advantage of the British? What was the advantage of the British after the Battle of Buxar? बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को क्या लाभ प्राप्त हुए? ऑप्शन ए है कंपनीज अथॉरिटी ओवर बंगाल। कंपनी का संपूर्ण बंगाल के ऊपर अथॉरिटी कायम हो गया। दीवानी राइट्स वर गिवन इन बंगाल, इंक्रीज इन द इंग्लिश आर्मी। डी ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द अबव और ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देखें, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या लाभ प्राप्त हुए? ऑप्शन ए है बंगाल पर कंपनी का अधिकार, बी है बंगाल में दीवानी अधिकार दिए गए, ऑप्शन सी है अंग्रेजी सेना में वृद्धि, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको जहां तक अगर याद हो, और नहीं भी याद हो, और जो बच्चे एकदम शुरुआत से ये लेक्चर देख रहे हैं उनको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो उनके लिए भी मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि बक्सर की युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुई, जिसमें एक भारतीय संघ और अंग्रेजी कंपनी के बीच यह युद्ध हुई बक्सर में। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना विजयी रही, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में यह विजयी रही। और उसके पश्चात रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय लंदन में थे, इंग्लैंड वापस चले गए थे, वहां से फिर से वापस बुलाया जाता है और भारत में, बंगाल में अंग्रेजी कंपनी के शासन को अस्थायित्व और एक तरह से स्थापित करने की ड्यूटी उन्हें सौंपी जाती है। तो हम क्या देखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव वापस आते हैं इंग्लैंड से और यहां पर उन्होंने क्या किया, जो हारी हुई पक्ष है, जो शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला जो हार चुके थे बक्सर का युद्ध, उनके साथ संधि होती है। और वो संधि कौन सी होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि के तहत क्या मिलेगा? अंग्रेजी कंपनी को संपूर्ण बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त होंगी, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त होगा, समस्त वित्तीय अधिकार एक तरह से कंपनी को प्राप्त हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन हमें दिखता है तो हम उसके साथ जाना चाहेंगे। ए है बंगाल पर कंपनी का अधिकार। नहीं, बंगाल पर कंपनी का अधिकार इसलिए नहीं माना जाएगा,
इनडायरेक्ट वे में तो कंपनी का अधिकार बंगाल पे हो चुका था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहां पर द्वैध शासन प्रणाली आ जाएगी। कौन लेके आएगा? रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन प्रणाली लेकर के आ जाएंगे, और द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत सिर्फ वित्तीय अधिकार, दीवानी अधिकार अपने पास रखेंगे, और निजामत का अधिकार, प्रशासनिक अधिकार किसको सौंप देंगे? नवाब के हाथों में दे देंगे। और नवाब चूंकि अल्पवयस्क है तो उसके नीचे एक अधिकारी बैठा देंगे जिसको नायब सूबेदार कहा जाएगा, और रजा खां, मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार बना दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए के साथ हम नहीं जाएंगे। ऑप्शन ए के अलावा ऑप्शन बी हम चेक करें। ऑप्शन बी क्या है? बंगाल में दीवानी अधिकार दिए गए हैं। चलिए, बंगाल में दीवानी अधिकार, इस ऑप्शन के साथ हम जाना चाहेंगे। यदि इसमें कुछ सुधार हो तो आप, अगर ये सिंपल इतना रहता कि बंगाल पर कंपनी का अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार हो गया, तब हम इस ऑप्शन के साथ जाते हैं। फिर ए और बी दोनों होता, और ए और बी जब दोनों होता तो फिर हम डी ऑप्शन के साथ जाते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक। लेकिन यहां पर हम सिर्फ बी के साथ जाना चाहेंगे। चलिए, बंगाल में दीवानी अधिकार सौंप दिए गए किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, और क्वेश्चन के भाव, क्वेश्चन के इमोशंस कुछ यूं जाहिर किए गए हैं। चलिए, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड मीर कासिम? अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच मतभेद का मुख्य कारण क्या था? आपको पता ही है कि पहले तो मीर कासिम जब 1760 में गद्दी पर बैठेगा तो अंग्रेजों की सारी शर्तें मानेगा। सारी शर्त मानने के बाद ही अंग्रेज उनको गद्दी पे बैठाते हैं, मीर जाफर को हटा करके। लेकिन जैसे ही गद्दी पर ये बैठा, अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। बहुत ही काबिल, बहुत ही सक्षम यह एक शासक था, और उसने सबसे पहले अपनी सारी की सारी प्रशासनिक इकाई जो है उसका पुनर्गठन किया, बिना अंग्रेजों के हस्तक्षेप के। अंग्रेजों और हस्तक्षेप से हटने के लिए क्या किया? हस्तक्षेप से दूर होने के लिए क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से उठा करके कहाँ कर दी? मुर्शिदाबाद से उठा करके मुंगेर कर दिया। तो अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच मतभेद का मुख्य कारण क्या था? क्या पहला ऑप्शन देखें, सीमा विस्तार, बाउंड्री एक्सपेंशन। सीमा विस्तार की इसमें कहीं कोई चर्चा तो है नहीं। मीर कासिम और अंग्रेजों, क्योंकि अंग्रेज अभी भी, इस वक्त भी भारत के शासन में, अब शासन का बागडोर अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। इस वक्त भी वो कोई शासक के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वो बस इतना ही चाहते हैं कि बंगाल के शासक वो हो जो हमारे फेवर में नीतियां बनाए, हमारे फेवर के अकॉर्डिंग काम करें, मुक्त व्यापार का अधिकार दे, जो हम चाहें वो करें। शासक बनना तो सीमा विस्तार की बात ही कहीं नहीं आएगी। सीमा विस्तार की कहीं कोई बात नहीं है इसमें। व्यापार कर, व्यापार कर, ये हो सकता है। आपको याद होगा, दस्तक की बात हमने करी है, कई बार दस्तक की बात करी है। तो दस्तक जो है, ये तो एक तरह से क्या था? एक तरह से ये व्यापारिक कर ही तो था जिससे छूट इनको मिला हुआ है। व्यापारिक कर से बचने के लिए, व्यापारिक कर से बचने के लिए सीमा शुल्क, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटीज, और इंपोर्ट ड्यूटी से बचने के लिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी से बचने के लिए क्या कर रहे थे? ये एक तरह से इस दस्तक का प्रयोग कर रहे थे। और कौन दस्तक प्रदान किया था इनको? फारुखसियर ने दस्तक प्रदान किया था। आपको जहां तक याद हो, फारुखसियर ने अपने शाही फरमान, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है कंपनी का, उसके तहत इन्हें दस्तक मिला था। तो इससे कहीं ना कहीं बंगाल के शासकों में इस बात की नाराजगी थी कि इतनी रियायतें अंग्रेजी कंपनी को क्यों दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल के खजाने में जो राजस्व पहुंचनी चाहिए थी वो राजस्व नहीं पहुंच रही थी, राजस्व की हानि हो रही थी। और ये भी बात थी कि ये जो दस्तक का प्रयोग है, उस दस्तक का प्रयोग सिर्फ कंपनी नहीं कर रही थी, बल्कि कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी प्रयोग कर रहे थे, और इससे राजस्व की हानि हो रही थी शासक को। साथ ही साथ वो कर्मचारी अपने भारतीय मित्रों को भी, भारतीय व्यापारी मित्रों को भी दस्तक प्रदान कर देते थे। इससे बाकी व्यापारी जो हैं, भारतीय व्यापारी जो हैं, उनको इससे कष्ट हो रहा है। यहां तक कि बीच में मीर कासिम जब मुंगेर चला जाता है तो मीर कासिम और अंग्रेजों के, वेंसिटार्ट के मध्य, अंग्रेजों का जो गवर्नर रहा वेंसिटार्ट, उनके मध्य जो है एक संधि भी होती है जिसमें 9% चुंगी कर अदा करने की बात की जाएगी कि अंग्रेज 9% चुंगी कर अदा करेंगे। लेकिन जब यह प्रस्ताव
कलकत्ता काउंसिल में जाएगा, कलकत्ता की काउंसिल में, क्योंकि अकेले जो है वेंसिटार्ट इस चीज पर डिसीजन नहीं ले सकता था। काउंसिल के मध्य जब यह प्रस्ताव रखा गया तो काउंसिल ने इस संधि को सीधे से नकार दिया, क्योंकि उसका मानना था कि मुक्त व्यापार उसकी जन्मसिद्ध अधिकार है। फर्रुखियर ने तो उसे सदा सदा के लिए दे दिया है क्या, दस्तक का जो है अधिकार, तो हमें तो हम मुक्त व्यापार करेंगे। तभी तंग आकर के मीर कासिम क्या करेगा, मीर कासिम दस्तक खत्म कर देगा और सभी व्यापारियों को, या भारतीय व्यापारी हो या यूरोपियन व्यापारी हो, सभी को फ्री ट्रेड की अनुमति दे देगा, मुक्त व्यापार की अनुमति दे देगा। तो बी ऑप्शन के साथ बी ऑप्शन भी सही हो सकता है। सी धार्मिक कारण, कोई धार्मिक कारण था क्या? मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में अभी कोई धार्मिक कारण नहीं है, क्योंकि अभी तक अंग्रेजों का लक्ष्य सिर्फ व्यापार करना है, यहाँ के धार्मिक मामलों में वो घुसना ही नहीं चाहते। यहां तक कि द्वैध शासन के बाद जब अप्रत्यक्ष तरीके से भी निजामत इनके हाथों में आएगी, कहने को तो निजामत जो है नवाब के हाथों में थी, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से भी जब इनके हाथों में जब आ जाएगी निजामत, तब भी जो है यहाँ के धार्मिक मामलों में वो नहीं घुसेंगे। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग हिंदुओं को दंडित किया जाएगा और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मुस्लिमों को दंडित किया जाएगा। इसके लिए दोनों ही तरफ काजी और पंडितों की नियुक्ति होगी, जो शास्त्रों और कुरान के हिसाब से जो है दंड तय करेंगे। तो ये घुसना नहीं चाहते, धार्मिक कारण में, धार्मिक चीजों में घुसना नहीं चाहते। ये तो 1813 की जो चार्टर एक्ट आएगी उसमें जाकर के पहली बार मिशनरी, ईसाई मिशनरियों को भारत में घुसने का परमिशन मिलेगा। तब उसके बाद जो है यहाँ पे धर्म प्रचार की बात उठेगी, तो धार्मिक कारण होगा नहीं। हम बी के साथ चले जाए, व्यापार कर। ये सही आंसर है कि भाई मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच मतभेद हुआ, वो किसके कारण हुआ, व्यापार कर के माध्यम से हुआ। नए बच्चे, जो बच्चे नए वीडियोस देख रहे हैं, नए बच्चे जो वीडियोस देख रहे हैं, वो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। ये हमारी दरख्वास्त है आपसे, और खूब सारा शेयर करिए, खूब सारा जो है प्रोत्साहन दीजिए हमारे लेक्चर्स को। यह हम आपके करियर के पर्सपेक्टिव से भी बहुत उम्दा डिसीजन होगा यदि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखे जरा सा, देखे जरा कि क्वेश्चन में कितना है दम। देखे जरा क्वेश्चन में कितना है दम, तो देखे जरा इसमें दम है या नहीं है। चलिए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है व्हाट डिड क्लाइव गेट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। व्हाट डिड क्लाइव गेट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के पश्चात क्लाइव को क्या मिला? तो क्लाइव नवाब का सलाहकार बन गया। ओहो, नहीं 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 नहीं, नवाब का सलाहकार क्यों बनेगा? वो तो कंपनी का कर्मचारी है, कंपनी की तरफ से कार्य करता है। तो नवाब का सलाहकार कहीं कहीं से ये उचित बात नहीं है। इस ऑप्शन को हटा दिया जाए, ये गलत है। उन्हें ब्रिटिश सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। सैन्य कमांडर तो था, लेकिन ब्रिटिश सेना का प्रमुख अभी भी नियुक्त नहीं किया गया है। ब्रिटिश सेना का प्रमुख कोई और है। उन्हें बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। यही तो हम खोज रहे थे भाई, उन्हें बंगाल का राज्यपाल, राज्यपाल मतलब गवर्नर, राज्यपाल यहाँ पे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। गवर्नर, यही तो ऑप्शन है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का गवर्नर कौन बना? कौन बना? हमारे रॉबर्ट क्लाइव साहब बंगाल के गवर्नर बनेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब नीचे जाने की कोई बात ही नहीं है। डी उपरोक्त में से एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं, इन ऑप्शंस का कोई तुक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। तो सी, उन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं था। क्वेश्चन ने चैलेंज किया कि चलो देखते हैं, और हमने भी इनको चैलेंज किया कि आप देखे जरा तुम में है कितना दम। तो अगला क्वेश्चन भी चैलेंज कर रहा है हमें, पेश खिदमत है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला के बैटल ऑफ प्लासी मतलब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हार के क्या कारण थे? भाई अपने लोगों का विश्वासघात, अपने लोगों द्वारा जो है कुठाराघात, अपने लोगों की जो है उनके अपने लोगों ने ही उनके साथ चीटिंग करी, बिट्रेयल किया, तो वो हारे। वरना तो इतनी बड़ी शक्ति थे खुद सिराजुद्दौला की, उनके सामने ब्रिटिशर्स अभी भी कहीं कोई टिकने वाले नहीं थे। तो अब इसमें ऑप्शन देखें हम लोग। ऑप्शन क्या कहता है? क्लाइव डिप्लोमेसी, क्लाइव की कूटनीति।
हाँ, क्लाइव की कूटनीति भी काम आई। क्लाइव की कूटनीति क्योंकि उसी ने तो षड्यंत्र किया, उसी ने तो सिराजुद्दौला के लोगों को अपने पाले में किया और उनको तैयार किया सिराजुद्दौला को धोखा देने के लिए। तो ये ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, इस ऑप्शन के साथ ए ऑप्शन सही है। चलो बी ऑप्शन भी चेक करते हैं। सारे ऑप्शन इसलिए चेक करना है क्योंकि अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो गए तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, मोर देन वन ऑफ दी अबव, है ना। तो हम दूसरा ऑप्शन भी चेक करते हैं, सिराजुद्दौला की गलत नीति। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में, खास तौर पे क्योंकि जब देखो जी, जब अलीवर्दी खां जब मर रहा था तो उस वक्त उसने सिराजुद्दौला को कुछ बातें बताई थी। उनमें से प्रमुख बात यह थी कि बेटा हमेशा नजर बनाए रखना यूरोपियन शक्तियों पर और इन्हें कमजोर करने की नीति अपनाना, इन्हें हमेशा कमजोर रखने की नीति अपनाना। छूट दिए अगर इन्हें, इनकी सैन्य शक्ति बढ़ाने की अगर कहीं से भी छूट मिला तो ये तुम पे हावी हो जाएंगे, तुमको अपने हाथों की कठपुतली बनाएंगे। तो इस पर खास तौर पे ध्यान देना। तो सिराजुद्दौला ने इस मामले में खास तौर पे जो उचित कदम थे उसने उठाए। उसने जो है इनको सबक सिखाने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखाने के लिए जो भी कदम उठाने थे उसने उपयुक्त कदम उठाए थे। तो गलत नीति की कहीं कोई सवाल थी नहीं। हम मीर जाफर द्वारा धोखा, हाँ, तो ये ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्लाइव के डिप्लोमेसी द्वारा, क्लाइव की कूटनीति द्वारा, क्लाइव के षड्यंत्र द्वारा मीर जाफर को अपने पाले में किया गया। और मीर जाफर ही वो व्यक्ति था जब प्लासी के मैदान में युद्ध के समय में उसके नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, जिसके कारण से सिराजुद्दौला की हार हुई। तो मीर जाफर द्वारा धोखा, तो हमारा ए और सी ऑप्शन सही है। तो हम डी के साथ जाना चाहेंगे। उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हमारा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी एबव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। इस क्वेश्चन में भी कुछ खास था नहीं, हाँ कोशिश इसने करी हमें डराने की, लेकिन डरना नहीं है क्वेश्चन से। अगर हम चीजों पर कमांड करके रखे हुए हैं, हमारे हाथ में सारी गोटियां अगर हैं तो चीजें हमारे पक्ष में होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन द बैटल ऑफ बक्सर हु वर इन्वॉल्व इन द इंडियन यूनियन। जो बैटल ऑफ बक्सर थी और बैटल ऑफ बक्सर के दौरान जो भारतीय संघ बना, भारतीय संघ में 3 शासक थे। ये 3 शासकों में कौन शामिल था? बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन शामिल थे? दिल्ली के सम्राट, चलो हाँ दिल्ली के सम्राट थे, चलो ठीक है। सिराजुद्दौला, भाई सिराजुद्दौला स्वर्ग सिधार चुके थे, 1757 में ही स्वर्ग सिधार चुके थे। तो सिराजुद्दौला चूंकि है इसमें, तो सीधे सरासर से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली का सम्राट सही थे, मीर कासिम सही है, लेकिन यहां पे तीसरा संघ में शामिल व्यक्ति कौन है? सिराजुद्दौला, जो कतई नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। तो अगला बी ऑप्शन चलते हैं, मीर कासिम, और मीर कासिम सही है। फ्रांसीसी और सुजाउद्दौला, तो मीर कासिम भी सही है, सुजाउद्दौला भी सही है, लेकिन फ्रांसीसी है क्या इसमें? किसी भी एंगल से फ्रांसीसियों का कहीं इसमें रोल था क्या? किसी भी एंगल से नहीं दिखता फ्रांसीसियों का रोल। फ्रांसीसी तो सिर्फ यहां पर खेल का मजा ले रहे थे, है ना। तो यहां पर देखेंगे मीर कासिम जो है थे, सिराजुद्दौला थे, लेकिन फ्रांसीसी नहीं थे, इसीलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है मीर कासिम, चलो थे, सुजाउद्दौला थे, शाह आलम द्वितीय थे। ऑप्शन सी के साथ जाओ, ऑप्शन सी सही है। मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय, ये तीनों ही उस संघ में शामिल थे जो अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त सैन्य अभियान की, और इसमें इनकी बुरी तरह हार हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर नाम याद नहीं होगा, एक भी नाम इधर उधर हुआ, तो फिर सारा जो है ऑप्शन इधर का उधर उलट का पुलट कर देंगे आप लोग, तो इस पे ध्यान देना है बहुत अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 39 नंबर हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है 40वां, विच नवाब ऑफ बंगाल कंपेयर्ड यूरोपियंस टू बीज, है ना। किस बंगाल के नवाब ने यूरोपियन लोगों की तुलना मधुमक्खियों से की है? इस व्यक्ति ने कहा कि यदि यूरोपियन को तंग ना किया जाए, यदि यूरोपियन को किसी प्रकार से तंग ना किया जाए तो ये शहद देंगी, लेकिन यदि आपने यूरोपियन को तंग किया तो ये काट काट कर आपको मार डालेंगी मधुमक्खियों की तरह, है ना। ये मधुमक्खी है, यदि आप इसको बहुत प्यार से पालेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे तो क्या होगा? ये शहद देंगी आपको। और यदि आपने इनको किसी भी प्रकार की परेशानी पैदा की इनके लिए, तो भाई साहब ये काट काट के आपको मार देंगी। तो ये मधुमक्खियों से तुलना किसने की है? मधुमक्खियों से मीर जाफर नहीं, मीर कासिम नहीं, ये लोग नहीं। आ जाइए अलीवर्दी खां के साथ आ जाइए। अलीवर्दी खां वो व्यक्ति है
जिसने मधुमक्खियों की तुलना यूरोपियन शक्तियों से की है। ठीक है, तो अलीवर्दी खां हमारा आंसर हो जाएगा। अलीवर्दी खां के साथ हम चलते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 41वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाई 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पढ़ जाओ भाई, ये कुछ चैलेंज करेगा क्या? मुझे नहीं लगता। छोटा सा क्वेश्चन है, ट्रेंडी क्वेश्चन है, जो बीपीएससी में बहुत फेमस इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज स्पेशल इन हिज डिवोशन टू नवाब सिराजुद्दौला? इनमें निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति सिराजुद्दौला के प्रति विशेष भक्ति रखता था? यह व्यक्ति था जिसने प्लासी के मैदान में काफी कोशिशें की सिराजुद्दौला को जिताने की, लेकिन कहते हैं ना कि भाई आप अपने ही लोगों से हार जाते हैं, अपने ही लोग आपको दगा देते हैं। ये वही बात हो गई। अपने लोगों के कुछ लोगों ने इनके प्रति स्वामी भक्ति रखी, लेकिन कुछ लोगों ने, अपने ही लोगों ने इनके साथ धोखा किया। तो स्वामी भक्ति रखने वाले राय दुर्लभ नहीं भाई, ये तो कॉन्स्पिरेटर है, षड्यंत्रकारी है। अमीन चंद नहीं, ये कॉन्स्पिरेटर है, षड्यंत्रकारी है, मीर मदान। ये भाई साहब, इसके अलावे मीर मदान के अलावे कौन है? मोहनलाल। कौन है? मोहनलाल। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति रखी, एक अलग लेवल की डिवोशन रखी। तो मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों व्यक्ति जो है नवाब सिराजुद्दौला के प्रति विशेष भक्ति रखते थे। चलिए सी ऑप्शन मीर मदान हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, कुछ यूं है कि क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है? व्हाट वाज द रूट कॉज ऑफ द क्वारल बिटवीन द मीर कासिम एंड द कंपनी? मीर कासिम और कंपनी के बीच झगड़े का मूल कारण क्या था? मूल कारण क्या था? अभी भाई साहब स्टेटमेंट देखें, चेक करें ए और बी, उसके अकॉर्डिंग हम हिसाब लगाएंगे कि क्या सी सही है या डी सही है। राम नारायण की हत्या हुआ यूं कि राम नारायण बिहार का उप दीवान बन चुका था। मीर कासिम और ये अंग्रेजों के प्रति विशेष भक्ति रखता था, लेकिन एक तरह से इसने नाराज कर दिया किसको? मीर कासिम को। और मीर कासिम को नाराज करके यह जानता था कि मीर कासिम इसे दंडित करेगा, तो ये कहां चला जाएगा? अंग्रेजों के शरण में चला जाएगा। राम नारायण को बुलाने के लिए मीर कासिम ने एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी। अंग्रेजों को बोला कि आप उनको भेजिए हमारे पास, हम न्याय करेंगे उनके साथ। अंग्रेजों ने, कलकत्ता काउंसिल ने बोला कि भाई हम तुम्हारे पास भेजेंगे, तुम उसकी हत्या कर दोगे, ये तो कतई नहीं होने देंगे हम। मैं, अरे भाई नहीं करेंगे हत्या, आप भेजिए तो हमारे पास। राम नारायण को भेजा जाता है और मीर कासिम ने अपने बात के उलट, जो अंग्रेजों को उसने वायदा किया था उसके उलट उसकी हत्या कर दी। इससे अंग्रेज काफी नाराज हो गए, काफी नाराज। यही सब बहुत सारे कारण बनते गए मीर कासिम के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो ये ऑप्शन होगा मूल कारण में, ये ऑप्शन भी सही है कि इसके कारण भी अंग्रेजों ने एक मन में ग्रज कर लिया, रख लिया इनके प्रति कि भाई मीर कासिम को अब पद से हटाना चाहिए। दूसरा, मुंगेर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू मुंगेर, मुंगेर राजधानी का स्थानांतरण कर दिया गया मुर्शिदाबाद से। ये भी अंग्रेजों को इससे चिढ़ मच गई कि भाई ये जो है बिना पूछे, बिना पूछे परमिशन लिए कैसे कर दिया? ये तो अपने आप को अब रूलर मान रहे हैं, सिर्फ कठपुतली मानते हैं मीर कासिम और मीर जाफर जैसे लोगों को, तो कैसे स्थानांतरित कर दिया? ये भी चिढ़ मच गई। तो ये भी ऑप्शन सही है। इसके अलावा अगर पूछता, एक और ऑप्शन देता कि क्या इन्होंने अपने तरफ से मुंगेर में एक बंदूक फैक्ट्री की स्थापना कर दी, तो बंदूक फैक्ट्री, आर्म्स फैक्ट्री, तो आर्म्स फैक्ट्री की स्थापना करना भी जो है इसका एक और रीजंस जो है हो जाता अंग्रेजों का मीर कासिम से झगड़े का कारण। चौथा, एलिस जो पटना का फैक्ट्री का जो अध्यक्ष है, उसने पटना पे अधिकार कर लिया 1763 में, तो मीर कासिम जाएंगे और एलिस और उनके साथियों को कैद कर लेंगे। इससे भी नाराजगी हो जाएगी कि भाई हमारे लोगों को क्यों कैद कर लिए तुम, जबकि गलती तो अंग्रेजों की थी कि उन्होंने पटना पर अधिकार कर लिया जो हमारे मीर कासिम के अधिकार क्षेत्र में आता था। तो एलिस द्वारा पटना पर अधिकार करना नहीं, अधिकार करना तथा पुनः मीर कासिम द्वारा
पुनः मीर कासिम द्वारा क्या किया गया, पटना पे अधिकार कर सभी अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया, अधिकार कर सभी को बंदी बना लिया गया। ठीक है, तो ये भी रीजन हो सकता है, लेकिन यहां पे हमारे 2 ही रीजन दिए हुए हैं, रामनारायण की हत्या और मुंगेर को राजधानी का स्थानांतरण। एक और रीजन हो सकता है, एक और कारण हो सकता है कि भाई इन्होंने बिना पूछे एक जर्मन अधिकारी को अपना सलाहकार, अपना जो है चीफ काउंसलर कंसल्टेंट नियुक्त कर लिया। ठीक है, तो एक तरह से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का पुनर्गठन किया है ना, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं इसको कि प्रशासन की पुनर्गठन, प्रशासन की पुनर्गठन। तो ये सारे कारण हैं जिससे अंग्रेजों का मीर कासिम के साथ दुराव, अलगाव, मनमुटाव बढ़ता चला गया। तो आगे बढ़े हम लोग, ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, ए और बी। तो ना तो एक और ना ही दो, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो दोनों है, उपरोक्त में से एक से अधिक। यस, ए और बी दोनों है तो उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए ऑप्शन डी के साथ हम चलते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43rd नंबर क्वेश्चन है, विच नवाब ऑफ बंगाल गेव द एरिया ऑफ मिदनापुर टू द कंपनी। बंगाल के किस नवाब ने मिदनापुर का क्षेत्र कंपनी को दे दिया था। आपको याद होगा कि मीर जाफर, अब मैं इसको फिर से दोहरा दूं, मीर जाफर जब 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात शासक बना तो उसने पहली क्षेत्र जो कंपनी को प्रदान की जमींदारी के रूप में, वो थी 24 परगना। याद रखिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, 24 परगना। 24 परगना जो है आज भी बंगाल का एक जिला है ना, ये जो है मीर जाफर के समय में दिया गया था। और 1760 में जब मीर कासिम गद्दी पर बैठेगा तो मीर कासिम ने 3 क्षेत्रों की जमींदारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। ये कौन सी क्षेत्र थे, एक तो था चटगांव, एक था वर्धमान, और तीसरी जो क्षेत्र थी वो थी मिदनापुर। अब बताइए यहाँ पे आंसर आपके सामने आ गया कि बंगाल के किस नवाब ने मिदनापुर का क्षेत्र कंपनी को दिया। अलीवर्दी खान नहीं, सिराजुद्दौला कतई नहीं, मीर कासिम के साथ जाना चाहेंगे आप, मीर कासिम के साथ जाइए क्योंकि इसी ने मिदनापुर को दिया था, किसको, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो चलिए हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जरा सा, देखें किसमें कितना दम है, और दम ना हो तो फिर सीधे हम आंसर दे देंगे, दम होता तो हम उस पर दिमाग लगाते हैं। ठीक है, even after the battle of Plassey the British retained the post of नवाब of Bengal because, है ना, ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है। प्लासी के युद्ध के बाद भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब का पद बरकरार रखा, क्योंकि ऑप्शन चेक करते हैं, बंगाल का प्लासी का युद्ध खत्म हो गया, प्लासी के युद्ध के पश्चात यदि वो चाहता तो बंगाल पे उसी वक्त वो नियंत्रण स्थापित कर सकता था। वैसे तो इनडायरेक्टली नियंत्रण स्थापित हो ही चुका था, लेकिन फिर भी उसने नवाब का पद बरकरार रखा। नवाब का पद क्यों बरकरार रखा, क्योंकि रीजन देखें, उन्होंने सोचा कि व्यवस्था अभी भी उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। कहने का मतलब कि नवाब का पद रहना उनके लिए अभी भी संगत है, उनके लिए अभी भी फेवरेबल है। यदि नवाब का पद नवाब होगा तो नीतियां उन्हीं के फेवर में बनेंगी, और ये अब तो नवाब उनकी कठपुतली हाथों की कठपुतली होंगे, तो फिर सारी नीतियां उनके अकॉर्डिंग बनेंगे। और अभी यह उचित वक्त नहीं है बंगाल का शासन अपने हाथों में लेना, क्योंकि बंगाल यह एक कंपनी है, यह एक स्टेट के तौर पे काम नहीं कर रही है ना, और एक स्टेट के तौर पे फंक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना होता है, जिसके लिए अभी ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार नहीं थी, है ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट सही होगा। उन्होंने सोचा कि व्यवस्था भी अभी भी उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है, अर्थात नवाब का पद अभी भी उनके हित में है, उनके फेवर में है। ऑप्शन बी चेक करें, मुसलमानों की भावनाओं को अनुकूल बनाए रखना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं था, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं था, इनको हिंदू और मुसलमानों से कोई मतलब नहीं था। हाँ, यह जरूर था कि यह हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि यदि अधिकतम मुनाफा कमाना है तो यहाँ के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना होगा। और तीसरा जो है, उन्हें मुगल बादशाह से प्रतिशोध का डर था। अरे इनको अब किसी का डर नहीं था, इनको अब किसी का डर नहीं था। ये साउथ इंडिया में जो कर्नाटक युद्ध हुआ है उसमें ये बहुत अच्छे से समझ गए थे कि भारतीय शासकों को हैंडल कैसे करना है। और आपको याद होगा 1748 में सैंथोम का जो युद्ध हुआ, उसी में भारतीय शासक जो अनवरुद्दीन था कर्नाटक का नवाब,
बुरी तरह से पराजित हुआ था फ्रांसीसियों के हाथों, और वहां से ही समझ में आ गया था कि भारत के मध्यकालीन शासक के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसका सामना कर पाए, यूरोप की छोटी भी हो लेकिन अनुशासित सेना का सामना कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये मुसलमानों का अब डर नहीं था, इनको मुगल बादशाह का कतई डर नहीं था। तो ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं, हमने अभी तक ऑप्शन ए को ही चेक किया अपने अकॉर्डिंग, ऑप्शन डी है, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए ऑप्शन ए के साथ चलते हैं। दे थॉट दैट सिस्टम हैड नॉट येट बिकम इनकंसिस्टेंट विद देयर इंटरेस्ट, उन्होंने सोचा कि व्यवस्था अभी भी उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था। अगर आप अच्छे से इस चीज की समझ नहीं रखते हैं, सिर्फ आप डेटा के ऊपर काम आपने किया हुआ है कि भाई किस डेट को क्या हुआ था, तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया है तो फिर ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल वाज, द कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल वाज, स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी कहाँ थी? भाई देखो जी, बंगाल स्वतंत्र कब हुआ? बंगाल तो 1719 के बाद से ही एक तरह से देखो तो मुगलों के हाथ से निकल चुका था। 1717 में मुर्शीद कुली खां जो है बंगाल के सूबेदार नियुक्त हुए, और 1719 में उन्हें उड़ीसा भी मिल गई, और इसके पश्चात ही उन्होंने एक तरह से मुगल शासन की प्रभुसत्ता स्वीकार करने से मना कर दिया। एक तरह से निष्ठा तो उन्होंने रखी मुगलों के साथ, लेकिन अपनी जितनी भी नीतियों का वो निर्माण करते थे वो स्वतंत्र रूप से करने लगे थे। तो एक तरह से अब यहां से बंगाल की स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कहाँ थी? तो ढाका रही पहले, ढाका मुगलों के समय में रही, मुगलों के समय में ढाका ही जो है राजधानी थी। लेकिन आपको याद होगा मुर्शीद कुली खां का अजीमुशान के साथ मतभेद होगा, वो भी ब्रिटिशों को रियायत देने को लेकर के, जितनी ट्रेड बेनिफिट्स मिल रही थी ब्रिटिशर्स को, उसको लेकर के आपत्ति थी। किसको आपत्ति थी? मुर्शीद कुली खां को। अजीमुशान अंग्रेजों को ज्यादा छूट देना चाहते थे, जबकि मुर्शीद कुली खां नहीं देना चाहते थे, और इस मतभेद के कारण मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ट्रांसफर कर ली ढाका से मुर्शिदाबाद। तो स्वतंत्र भारत की जो राजधानी अलीनगर तो कलकत्ता का नाम था, इसको किसने नाम दिया था? इसको नाम दिया था सिराजुद्दौला ने, अलीनगर। तो मुर्शिदाबाद के साथ जाइए, सी ऑप्शन सही है। मुर्शिदाबाद जो है इंडिपेंडेंट बंगाल का वो कैपिटल हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यूं है कि 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या इसमें कोई दम है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। Who among the following participated in the Treaty of Allahabad? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में किन लोगों ने भाग लिया था? तो याद करिए कि अब यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले, फिर हम बात करते हैं उससे रिलेटेड। पहला ऑप्शन है क्लाइव, मीर जाफर एंड बलवंत सिंह। क्लाइव, मीर जाफर और बलवंत सिंह। भाई साहब क्लाइव तो थे, लेकिन इलाहाबाद की संधि में मीर जाफर का कहीं कोई रोल नहीं है। हाँ, ये साहब जो है बंगाल के नवाब तो दोबारा बन चुके थे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। लेकिन इलाहाबाद की संधि के पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है, और उनके अल्पवयस्क पुत्र जो है नजमुद्दौला वो गद्दी पर बैठते हैं। तो इलाहाबाद की संधि के समय में मीर जाफर जिंदा ही नहीं था, तो मीर जाफर का कहीं कोई रोल नहीं है। और बलवंत सिंह तो बस एक बनारस के जमींदार हुआ करते थे, और उस बनारस पे भी एक अभी तक अवध के शासक का कब्जा है, एक तरह से अधिकार है ना। तो ये बलवंत सिंह का कहीं कोई रोल नहीं है, इस युद्ध में कहीं कोई रोल नहीं दिखेगा। बस इनको यही फायदा होने वाला है इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कि अवध के शासक के हाथों से बनारस लेकर के बलवंत सिंह के हाथों में पूर्णतः सौंप दी जाएगी। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, क्लाइव सही है। नजमुद्दौला, बंगाल के शासक के साथ क्लाइव ने अलग से संधि करी थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कहीं भी नजमुद्दौला का कहीं कोई रोल नहीं है, नजमुद्दौला के साथ अलग से संधि की जाएगी। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में हम इनकी बातों को लेकर के नहीं चलेंगे। नजमुद्दौला इसमें नाम दिया हुआ है। सुजाउद्दौला तो है, सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, इनके साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। 16 अगस्त 1765 को तो ये साहब थे, लेकिन नजमुद्दौला नहीं थे, इसी कारण से बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक कर लो, शाह आलम द्वितीय। हाँ, शाह आलम द्वितीय थे। इलाहाबाद की प्रथम संधि याद करिए 12 अगस्त 1765, जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स जो है, दीवानी अधिकार किसको सौंप दिए जाएंगे? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और भी कई सारे इसमें टर्म्स थे, लेकिन ये सबसे प्रमुख था। तो शाह आलम द्वितीय थे, क्लाइव साहब तो थे ही, इनको वापस बुलाया गया इंग्लैंड से इसी के लिए स्पेशली कि भाई अपने अधूरे काम को पूरा करके जाओ। और तीसरा जो है सुजाउद्दौला। तो चलिए ऑप्शन सी के साथ जाइए, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। शाह आलम सेकेंड, क्लाइव एंड सुजाउद्दौला। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया बहुत अच्छे से। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 48वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
48 नंबर क्वेश्चन है, whom relationship was spoiled with the company due to the misuse of दस्तक by the officials of the company of Bengal। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग करने के कारण कंपनी के साथ किसके संबंध खराब हो गए? अलीवर्दी खां दस्तक के खिलाफ बात तो करता रहा, विरोध तो करता रहा, लेकिन इसने कोई एक्शन लिया नहीं था, तो अलीवर्दी खां होगा नहीं। सिराजुद्दौला ने भी विरोध किया और सिराजुद्दौला खुल के विरोध करता रहा, लेकिन यही कारण हो दस्तक के संबंध खराब होने का, ये कुछ जमता नहीं। मीर कासिम के साथ पूर्णतः यह वाजिब बात है, क्योंकि यह मीर कासिम ही वो व्यक्ति था जिसने दस्तक को पूरी तरह खत्म कर दिया, और ये नागवार गुजरी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बात बहुत बुरी लगी कि भाई हमारे पास तो जन्मसिद्ध अधिकार है मुक्त व्यापार करने का, दस्तक का प्रयोग का, इसकी हिमाकत कैसे हुई इसको खत्म करने की। तो मीर कासिम के साथ पूर्णतः संबंध खराब हो गए थे। सी के साथ जाइए, मीर कासिम आंसर होगा, जिसके साथ दस्तक के दुरुपयोग करने के कारण कंपनी के साथ इसके संबंध खराब हो गए। ठीक है, तो मीर कासिम हमारा आंसर होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 49 नंबर क्वेश्चन कुछ यूं है, इस क्वेश्चन में भी कुछ दम था नहीं, तो 49 नंबर, लेकिन बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है, बीपीएससी के लिए बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे भी जाते हैं, तो वन लाइनर टाइप के। तो इस क्वेश्चन को भी हमने देख लिया। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट योर डिस्ट्रिक्ट्स वाज और वर नॉट इंक्लूडेड इन द जमींदारी गिवन बाय द मीर कासिम टू द कंपनी। मीर कासिम द्वारा कंपनी को दी गई जमींदारी में कौन से जिले शामिल नहीं थे? आपको अभी तक मैंने बताया कि 3 जिले दिए, वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर। वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर मीर कासिम द्वारा किसको दिया गया? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलो शामिल नहीं है तो देखो तो इसमें कौन शामिल नहीं है? वर्धमान तो शामिल था, तो ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। मिदनापुर तो शामिल था, ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। चटगांव तो शामिल था, ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। तो तीनों ही शामिल थे, और शामिल इस दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सूट नहीं कर रहा, तो हम ई के साथ जाइए। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। उपरोक्त में से ई ऑप्शन मारने की थोड़ी सी हिमाकत करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि ई ऑप्शन मारा जाए कि नहीं मारा जाए। बीपीएससी के अलावे छत्तीसगढ़ में भी ई ऑप्शन देता है, छत्तीसगढ़ के पीसीएस में भी ई ऑप्शन का है, और भी 1-2 शायद पीसीएस है जिसमें ई ऑप्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही शामिल थे, इसी कारण से अब पूछ रहा है इसमें शामिल नहीं है, तो हम ई ऑप्शन के साथ जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? 50वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, और ये क्वेश्चन कुछ यूं है, राजवल्लभ, घसीटी बेगम एंड शौकत जंग वर द चीफ एनिमीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। राजवल्लभ, घसीटी बेगम और शौकत जंग निम्नलिखित में से किसके प्रमुख थे? यदि लेक्चर आपने बहुत ध्यान से सुना है, बहुत केयरफुली सुना है, तो इन तीनों का नाम बार बार आया है, तीनों का नाम बार बार आया। राजवल्लभ जो दीवान था सिराजुद्दौला का, वो खुलेआम समर्थन कर रहा था घसीटी बेगम का, और इसका बेटा कृष्ण वल्लभ भी घसीटी बेगम का समर्थन कर रहा था। घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी थी, बड़ी मौसी थी, ढाका के नवाब की, ढाका के गवर्नर की वाइफ थी। तो ये जो है खुलेआम चुनौती दे रही थी सिराजुद्दौला को कि भाई मैं इस गद्दी की दावेदार हूं। और शौकत जंग जो उनकी पूर्णिया में उनका मौसेरा भाई है, पूर्णिया का नवाब है, गवर्नर है, तो वो भी एक तरह से सिराजुद्दौला के सत्ता के खिलाफ उठ के खड़ा हो गया था। तो अलीवर्दी खां नहीं, अलीवर्दी खां तो नहीं होगा। अलीवर्दी खां के ये अलीवर्दी खां की बेटी है और ये नाती है, तो ये नहीं थे। मीर कासिम तो बहुत बाद में आएंगे। मीर कासिम के साथ इनका कहीं कोई संबंध दिखता नहीं है अभी। मीर कासिम के संबंधी रहे हैं लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। सिराजुद्दौला यही वो व्यक्ति है, अभी बार बार उसका नाम भी उठ के आया है कि सिराजुद्दौला की मौसी थी, सिराजुद्दौला का मौसेरा भाई था, और सिराजुद्दौला का दीवान था राजवल्लभ। यही 3 लोग इसके प्रमुख शत्रु थे। तो सी, सिराजुद्दौला के साथ जाइए, सिराजुद्दौला सही आंसर होगा। मुझे इतना बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये पूछे जाने की संभावनाएं इसकी बनती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 51st नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। हम आ गए 51वें नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, इन 1751 अलीवर्दी खां वर्चुअली सरेंडर्ड ओडिशा टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अलीवर्दी खां देखो जी 1751 तक, 1751 तक पूरे, यूं कहो कि अलीवर्दी खां अपने पूरे शासन काल के अधिकतम समय मराठों के साथ युद्ध में लगा रहा, मराठों से उलझे रहा। बार बार मराठा इसके क्षेत्रों पर हमला करते थे, और खासतौर पे उड़ीसा के क्षेत्र पे बहुत ज्यादा हमला कर रहे थे। तो अंत में थक हार के 1751 में अलीवर्दी खां ने क्या किया? अलीवर्दी खां ने
मराठा सरदार रघुजी भोसले के साथ इसने संधि कर ली और इस संधि के तहत इसने उड़ीसा वर्चुअली एक तरह से सरेंडर कर दिया। किसके हाथों? मराठा के हाथों। अब मराठा से होने वाला जो भी राजस्व की आय थी वो कहां जानी थी? मराठों के हाथ में। उड़ीसा से होने वाली जो भी आय थी अब वो कहां जाती? मराठों के हाथों में। इसके अलावा हर साल इसने 12 लाख रुपए चौथ क्या था? चौथ एक कर था जो पड़ोसी राज्यों से मराठा वसूलते थे, एक तरह से सुरक्षा के आश्वासन के नाम पर। तो चौथ 12 लाख रुपए चौथ देना स्वीकार किया। 12 लाख रुपए चौथ देना स्वीकार किया। तो उड़ीसा और 12 लाख रुपए ये टोटली किसको सौंप दिया? तो ऑप्शन चेक करो। 1751 में अलीवर्दी खान ने वस्तुतः उड़ीसा को निम्नलिखित में से किसके अधीन कर दिया? नानाजी होलकर नहीं, अभी नाम आ गया, रघुजी भोसले। चलिए बी ऑप्शन सही है, रघुजी भोसले सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रघुजी भोसले आप टिक कर लेंगे। इसके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप लेवल अप बीपीएससी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, जो भी यहाँ पे पढ़ाई जाएगी सब कंटेंट वहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के बहुत सारे सेक्शंस वहाँ पे हम मिलेंगे आपको। तो आपकी तैयारी भरपूर, कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुँचे, हमारी कोशिश यही है कि हम सारे कंटेंट आपको ऐसे प्रोवाइड करें लेक्चर सीरीज में और पीडीएफ के फॉर्म में, ताकि आप अपनी अपेक्षाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है लाइफ की वो पूरी कर पाए इन द फॉर्म ऑफ बीपीएससी ऑफिसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 52 नंबर क्वेश्चन कहता है 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? चलो जी, ये हमारा एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग है। तो राम नारायण कौन था? सिराजुद्दौला का दीवान था। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग ये रखते हैं। मीर जाफर का दीवान था, गलत। ये किसका दीवान था? सिराजुद्दौला का दीवान था, नहीं ना? ये किसका दीवान था? मीर कासिम का दीवान। मीर तो पहला गलत हो गया। मीर जाफर का दीवान नहीं था, ये तो सिराजुद्दौला के सेना में सेनापति था। और जगत सेठ, यही तो बंगाल का वो प्रसिद्ध सेठ है। ये प्रसिद्ध सेठ मुगलों को भी लोन देता था। आपको पता होना चाहिए, ये इतना बड़ा बैंकर था कि ये मुगलों को भी लोन देता था। जगत सेठ। चलिए सही सुमेलित पूछ रहा है। जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था, ये सही सुमेलित है। ए और बी सुमेलित नहीं है। राम नारायण सिराजुद्दौला के नहीं थे दीवान, ये मीर कासिम के थे। और मीर मदान जो है सिराजुद्दौला के सेनापति हुआ करते थे। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पे जगत सेठ होगा जो बंगाल, और ये षड्यंत्र, इसी ने षड्यंत्र में भाग लिया था और फाइनेंस किया था इन सबको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है। व्हाट इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ बंगाल? बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो अब यहाँ पे दिया है सुजाउद्दीन, मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां और अलीवर्दी खां। तो मुर्शीद कुली खां 1727 से 1727 कर सकते हैं। सुजाउद्दीन 1727 से 39, सरफराज खां 1740 और सबसे लास्ट में 1740 से 56 अलीवर्दी खां। तो पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर सीक्वेंस में आना है 3 और फिर आएगा 2 1 3 4। चलो ऑप्शन ए ही है 2 1 3 4। चलो ऑप्शन ए के साथ चलते हैं। 2 1 3 4। पहले मुर्शीद कुली खां, उसके बाद सुजाउद्दीन उसका दामाद बनेगा, और सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा है सरफराज खां, वो बनेगा, और सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां। तो चलो जी, ये हमारा हो गया ऑप्शन ए। क्रम याद रखना है, तो इसके लिए आपको किस शासक के बाद कौन सा शासक बनता है वो आपको याद रखना होगा, तब जाकर के आप सीक्वेंस अरेंज कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है। द रीजंस व्हाई सिराजुद्दौला लॉस्ट हिज रूल वर। सिराजुद्दौला द्वारा अपने शासन खोने के क्या कारण थे? उसकी कमजोर सेना, भाई कतई कमजोर सेना नहीं थी, किसी भी एंगल से कमजोर सेना नहीं थी। उसके सेना में एक से एक सैन्य कमांडर थे, 50,000 की बड़ी सेना लेकर के वो गया था। उसके बाद सारी आधुनिक हथियार थे जो उसने यूरोपियंस की नकल करके एक तरह से जो है उसकी नकल की थी उसने।
तो कमजोर सेना तो कतई नहीं थी। दूसरी उसकी धार्मिक नीति यहाँ पे कहीं भी धार्मिक नीति की बात नहीं हो रही है। इनको क्रिश्चियनिटी से कोई दिक्कत नहीं है, इनको अंग्रेजों के क्रिश्चियनिटी से ईसाई होने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन धार्मिक नीति नहीं होगी। आंतरिक षड्यंत्र और विश्वासघात, यही तो थी सारी बातें। उनके अपने लोग उनके साथ दगा कर रहे थे। तो फिर बार बार बोलता हूं मैं, अपने लोगों से बच के, अपने लोग ही दगा करते हैं। तो फिर आंतरिक षड्यंत्र और विश्वासघात, उनकी अपनी मौसी, उनके अपने मौसेरे भाई, उनके अपने दीवान, उनके अपने सेनापति, है ना। तो एक तरह से जो है अपने ही सारे लोग। तो आंतरिक षड्यंत्र और विश्वासघात, इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज एंड बिट्रेयल्स। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 56 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 56 नंबर क्वेश्चन कुछ यूं है कि भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अबाउट द वॉर फॉट इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम है? अच्छा चलो, तो बात कर रही है वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? वांडीवास का युद्ध लड़ा गया 1760 में। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? 1760 में। उसके बाद है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया है 1764 में, 1764 में। उसके बाद अंबर का युद्ध लड़ा गया 1750 में, बिटवीन नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग। और एक तरफ नासिर जंग के साथ अंग्रेजी सेना खड़ी थी और मुजफ्फर जंग के साथ फ्रांसीसी सेना खड़ी थी। और फिर प्लासी का युद्ध 1757। तो प्लासी 1757। तो पहले अंबर होना चाहिए। तो चेक करो, तो अंबर कहां है? अंबर बी में अंबर का युद्ध पहले हुआ है, और फिर और किसी में नहीं अंबर का युद्ध। उसके बाद 1750 के बाद 1757 कौन सा? प्लासी। तो प्लासी चलो है, प्लासी का युद्ध बी में। उसके बाद वांडीवास का युद्ध 1760 है, और फिर लास्ट में सबसे लास्ट में बक्सर का युद्ध होगा 1764। बी ऑप्शन सही है। पहले अंबर का युद्ध 1750, प्लासी का युद्ध 1757, वांडीवास का युद्ध 1760 और बक्सर का युद्ध 1764। चलो ये क्रम मिल गया हमें। ऑप्शन बी के साथ जाइए बहुत आराम से। इसका मतलब ये है कि युद्ध किस साल हुए हैं वो याद रखना है। इन क्वेश्चन पहले सवाल सीधे करता था कि ये फलाना युद्ध किस साल हुए, अभी देखो जी क्रम पूछ दे रहा है ना। तो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है, जो अरेंज करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और हमारे पास 4 क्वेश्चन और है इस लेक्चर के। हम 60 क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर के, और पिछले चैप्टर के हमने 65 क्वेश्चन किए हैं। तो ऐसे करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे तो कम ही क्वेश्चंस बन रहा है, इन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे सैकड़ों क्वेश्चंस आपके सामने निकल के आएंगे। 57th नंबर क्वेश्चन क्या है? हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर के युद्ध के समय में दिल्ली का शासक कौन था? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बैटल ऑफ बक्सर के समय में 1760 में, इनफैक्ट 1759 से लेकर के 1806 तक जो शासक रहा है वो शाह आलम द्वितीय रहा है। शाह आलम द्वितीय रहा है, और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय ही वो व्यक्ति था जो बक्सर के युद्ध के समय में मुगल शासक था, और इसने बक्सर के युद्ध में शामिल भी हुआ। तो औरंगजेब नहीं होगा, शाह आलम प्रथम नहीं होगा, बहादुर शाह जफर नहीं होगा, तो कौन सा होगा? इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया, इनका नाम दिया नहीं, शाह आलम सेकंड। तो हम किसके साथ जाएंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई व्यक्ति नहीं था बैटल ऑफ बक्सर के समय में दिल्ली का शासक, शाह आलम द्वितीय था। चलिए उपरोक्त में से कोई नहीं के साथ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 58 नंबर क्वेश्चन कुछ यूं है आपके सामने। 58 नंबर क्वेश्चन, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हु अमंग द फॉलोइंग ग्रांटेड दीवानी राइट्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765? निम्नलिखित में से 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए गए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में देंगे। यू हैव 10 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए है मीर कासिम, ऑप्शन बी है नवाब नजमुद्दौला, ऑप्शन सी है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। मीर कासिम, नवाब नजमुद्दौला, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। कौन सा होगा? ओके, कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आए उसके पहले मैं बता दूं कि मुगल सम्राट, ये कई बार हो चुका है, इस पे मैं ज्यादा इसको दोहराऊंगा नहीं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, उसके माध्यम से अंग्रेजी कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंप दिए हैं। तो चलिए ऑप्शन सी के साथ जाइए। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 59 नंबर क्वेश्चन कुछ यूं है। 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन है
शिफ्टेड मोड। चलिए देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलो, ही वॉज द वजीर ऑफ द मुगल एम्पायर बिटवीन 1700 एंड 1707। पूरी तरह गलत है, पूरी तरह ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि 1700 से 1707 तक ये वजीर नहीं था, ये बंगाल का दीवान था। ये क्या था? बंगाल का दीवान था। फिजिकल मैटर, सारे वित्तीय मामले ये देखता था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा, वजीर नहीं था। सेकेंड स्टेटमेंट, 1717 में फर्रुखसियर ने उसे बंगाल का सूबेदार बनाया। एब्सोल्युटली करेक्ट, 1717 में ही फर्रुखसियर ने उसे बंगाल का सूबेदार बनाया था। अगला स्टेटमेंट है 1719 में उन्हें बिहार की सूबेदारी मिल गई। नहीं भाई साहब, 1719 में उन्हें बिहार की सूबेदारी नहीं मिली, 1719 में उन्हें उड़ीसा की सूबेदारी मिली। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट है 1720 के बाद उन्होंने मुगलों की संप्रभुता को नकार दिया, एकदम करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट आया। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर सुने। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द कोड गिवन बिलो। तो क्या दिया है गिवन बिलो? देखिए जरा सा, स्टेटमेंट नंबर 4 और 2 और 4 सही है। तो चलिए, क्वेश्चन दिया है कि भाई करेक्ट आंसर चुनिए, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है 2 और 4। देखो तो 2 और 4 कहां है? 2 और 4 कहां है? 2 और 4 जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको चूज करना है। तो पहला है केवल 1 और 3, 1 एंड 3 ओनली। नहीं होगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा, क्योंकि हमको 2 और 4 चाहिए। 1 और 3 इनकरेक्ट है। अगर पूछता कि इसमें से इनकरेक्ट चूज करो, तो इनकरेक्ट ही करेक्ट होता उस समय, अब हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट के साथ जाते हैं, ऑप्शन ए के साथ। लेकिन यहां पे तो करेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करना है। तो ऑप्शन बी है केवल 2, तो ये स्टेटमेंट सही था। और ऑप्शन सी केवल 4 ओनली, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे। और आपको पता है कि बीपीएससी में मोर देन वन ऑफ द अबव आता है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज के इस चैप्टर में, या ये सेकेंड चैप्टर हम एंड कर रहे हैं। और क्वेश्चन कहता है लास्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कब क्या हुआ है? घटनाएं हुई हैं, कब क्या हुआ है? तो मीर जाफर की मृत्यु 1765 में हुई है। मीर जाफर की मृत्यु, डेथ ऑफ मीर जाफर 1765, बैटल ऑफ बक्सर 1764, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 में, ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 में। ये हुआ या नहीं हुआ, उस पर विवाद की बात है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में ही हुआ, लेकिन मीर जाफर की डेथ के बाद हुआ। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी 1765 में। क्लाइव का प्रथम गवर्नर के तौर पे है ना, तो 1760 में, 1760 में। चलो जी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है? बक्सर, ब्लैक होल ट्रेजेडी 3 पहले होगा, 3 पहले होगा। फिर हम चेक करते हैं उसके बाद 1756 के बाद क्या आता है? बक्सर का युद्ध, नहीं, क्लाइव का प्रथम गवर्नर का पद का अंत, 3 के बाद 5 होगा, 1760 में खत्म हो जाना है। फिर बक्सर का युद्ध 2 होगा, 352। फिर मीर जाफर की मृत्यु 1, और फिर इलाहाबाद की संधि 4। तो 35214 चेक करो, 35214 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में 35214 है। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे हम। ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर, 35214। पहले हुआ ब्लैक होल त्रासदी, जिसमें 123 लोग मारे गए थे 146 में से। फिर दूसरी जो घटना हुई, दूसरी इंसिडेंट जो हुई, वो हुई आपकी क्लाइव के प्रथम गवर्नर के पद का अंत 1760 में। फिर हमने देखा कि क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफर की मृत्यु हो गई, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होगी। तो ये जो है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। चले, तो फिर इसके साथ हम चैप्टर 2 की लेक्चर आज एंड करते हैं। अगला जो चैप्टर 3 आएगा, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, जिसमें हम मराठा के साथ एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर पे कैसे इनका आंग्ल मैसूर वॉर युद्ध देखेंगे, फिर आंग्ल सिख युद्ध देखेंगे, आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे, और इसमें देखेंगे कि कैसे एक एक करके इन्होंने बंगाल के बाद अलग अलग क्षेत्रों पे अधिकार किया है। हम अगली सीरीज का इंतजार करें आप।
चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तो अलविदा तब तक के लिए। अच्छा, तो हम चलते हैं अगले लेक्चर तक के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।